हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेंटूरा क्लासेस। हाय, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यह क्लास आपकी वैदिक एज के बारे में होने वाली है। एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। इससे पहले भी हमने एंशिएंट हिस्ट्री की कई वीडियो बनाई, वो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। देखिएगा, ये बेसिकली ये जो वीडियो है इसको मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट वन और एक पार्ट टू। ठीक। पार्ट टू में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट टू में हम बेसिकली इनके लिटरेचर से पढ़ेंगे, जैसे कि आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हो गए, और इनसे रिलेटेड जो इनके ब्राह्मण होते थे, अरंक्या होते थे, इन सब बारों में हम लोग पढ़ेंगे। और जो पार्ट टू है उसमें बेसिकली हम लोग इनकी सोशल लाइफ प्लस इनकी इकोनॉमी, ठीक, इन्हीं सब बारों में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस दो पार्टों में ये बांटने का मतलब इसलिए था कि ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हम लोग कवर करवा पाएँ इसमें। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे कि जो इनका लिटरेचर था, उसकी बिगिनिंग कैसे हुई, और जो उसके पार्ट कितने पार्ट में बाइफिकेशन हुए, जैसे श्रुति और स्मृति क्या था। ठीक। उसके बाद श्रुति में के अंदर कौन कौन सी किताबें आती हैं, उसके बाद स्मृति के अंदर कौन कौन से इनके लिटरेचर आते हैं, तो इन सब बारों में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं जो ऋग्वेदिक, जिसको हम लोग जानते हैं बेसिकली। एक्चुअली ऋग्वेदिक में इसको हम लोग कहना चाहिए वैदिक। ठीक। जो बेसिकली वैदिक एज है उसका टाइम पीरियड क्या था और उसकी बिगनिंग कैसे हुई उसको समझते हैं। देखिए, हड़प्पन कल्चर जो है हम लोगों को आज भी मालूम है कि सबसे पहला हम लोगों का कल्चर था, और वहीं से एक सोसाइटी बनना चालू हुई, और उसी को ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए युद्ध और ये सब चालू हुए। तो धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, पार्ट बाय पार्ट चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हड़प्पन आया, उसके बाद इनका समय डिक्लाइन हुआ, उसके इनके बाद जो समय उभर के आया था वो था हमारा वैदिक एज। इट इज कॉल्ड वैदिक एज एज इज रिकंस्ट्रक्शन इज प्राइमली बेस्ड ऑन यूजिंग वैदिक टेक्स्ट एज सोर्सेज। ठीक। अब वैदिक एज को वैदिक नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वेद जैसे कि जो हमारे पुराण है, जैसे कि हमारे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, तो ये सब उसी समय के थे। उसी समय ये लोग उभर के आए, और ये जितने भी हम लोगों की वेदा है ये सब उसी समय के बारे में बताते हैं। इसलिए इस पूरी एज को हम लोगों ने वैदिक कल्चर का नाम दिया था। इंडो आर्यन आर बिलीव टू बी कंपोजर ऑफ वैदिक टेक्स्ट। अब कहा जाता है कि जो आर्यन जो कि हम लोगों के यहाँ आए थे भारत में, जिनका नाम पड़ा था इंडो आर्यन, इनको कहा जाता है कि ये ऋग्वेदिक टेक्स्ट के कंपोजर थे। द टर्म इंडो आर्यन इज बेसिकली अ लिंग्विस्टिक टर्म। देखिए, ये सब बातें कई बार एसएससी और यूपीएससी या यूपीपीसीएस में इससे रिलेटेड कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे इंडो आर्यन जो हम लोग लेते हैं, तो इस टर्म का मतलब क्या है, ये कौन सा टर्म है। तो इसको एक बार समझिएगा, ये एक तरह से लिंग्विस्टिक टर्म है, और इसका मतलब होता है स्पीकर ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ इंडो ईरानियन ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। कहने का मतलब ये है कि इंडो ईरानियन जो था, मतलब जो उनका मेन उद्गम वाली जगह थी वो थी इंडो ईरानियन। ठीक। इंडो ईरानियन की एक ब्रांच थी जिसका नाम था इंडो यूरोपियन। ये थी आगे चल के जो बनी थी इंडो आर्यन। ठीक है। ऋग्वेदिक, एक सेकेंड। Rigvedic composer describe themselves as are favorably in Sanskrit it means favorably disposed newcomer and later it implied men of good family noble। तो अब आर्य का मतलब क्या होता है? एसएससी ने कई बार पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्य। तो बेसिकली इन संस्कृत में इसका मतलब होता है कि फेवरली डिस्पोज्ड न्यू कमर। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को एक जगह से स्थापित देना, और प्लस कहीं बाहर से आने वालों को रोकना। तो कहने का मतलब है ये है कि मोटे तौर पे आर्य का नाम उस समय एक योद्धा की तरह पढ़ा था, या ये हम लोग कह सकते हैं कि राजा इसका नाम पढ़ा था। आगे चल के इसका मेन मतलब होने लगा मैन ऑफ गुड फैमिली, मतलब कि नोबल, मतलब कि अच्छे जो परिवार से आते हैं उनको हम लोग आर्य कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब पूरा ऋग्वेद इन्होंने लिखा तो इन्होंने अपनी ही बारे में अच्छा बताया होगा। There is still no consensus on the original home of Arya and different theories are postulated which further continue the debate। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी थ्योरी अभी तक सही नहीं है जो ये बताए कि आर्य कहाँ से आए थे, और क्या मतलब पूरी तरह से ये लोग भारतीय के थे या किसी और देश से या होके आए थे। ठीक। द डिफरेंट थ्योरी रिलेटेड टू वैदिक एज आर्ट। अब देखिए, हर चीज जैसे चाहे हड़प्पन हो, तो हड़प्पन की डिक्लाइन में भी काफी सारी थ्योरियां हैं, क्योंकि कोई क्लियर तो एविडेंस है नहीं। तो उसी तरह जो ऋग वैदिक है, इसकी बिगनिंग का क्या समय हुआ था, तो इसकी भी कोई एक्चुअली रियल एविडेंस नहीं है। तो अलग अलग थ्योरियां इससे रिलेटेड है। तो कौन कौन सी थ्योरी है? जैसे कि आर्टिक रीजन थ्योरी, के लोग आर्टिक से आए, तिब्बत थ्योरी, इंडियन थ्योरी, सेंट्रल यूरोपियन थ्योरी और एशियन थ्योरी। तो ये पढ़ लीजिएगा। ये पांच थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन कौन सी थ्योरी है जो ऋग्वेदिक से रिलेटेड है। तो ये है आपकी आर्टिक, तिब्बत, इंडियन, सेंट्रल और एशियन थ्योरी।
देखिए आर्य इन्वेशन को कहा जाता है कि क्या आर्यन जब हड़प्पन डिक्लाइन हो रहा था, तो क्या आर्यन ने इन्वेशन करके उनके लोगों को मारा था और फिर यहाँ पे अपना राज स्थापित किया था? या और भी ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से बहुत सारी थ्योरियाँ हैं और जो ऋग्वेद है वो भी बताते आर्य हैं और ये भी कहा जाता है कि आर्य जो थे वो भारत के जन्मे थे नहीं। तो क्या आर्यन इन्वेशन हुआ था या नहीं हुआ था, ये क्या है इसको समझते हैं। The dominant and most accepted view is that instead of Arya invasion, there was a series of Indo-Aryan immigrant. तो कहा जाता है कि आर्य युद्ध लड़ने या किसी तरह से कोई इन्होंने ऐसा कब्जा नहीं किया था। ये धीरे धीरे माइग्रेंट के थ्रू आते गए थे और इमिग्रेशन के थ्रू धीरे धीरे पूरे भारत पे फैलते गए थे। भारत या मतलब जो एशियन वाला हिस्सा था वहाँ पे दे केम टू बी सब कॉन्टिनेंट एज माई इमिग्रेंट्स। ठीक, तो वही ये एक तरह से इमिग्रेंट की तरह मतलब यहाँ पे रहने आए थे, ट्रेड पर्पज से के रिलेटेड आए थे ये लोग। The archaeological evidence of migration comes from what is known as Andronovo culture situated in southern Siberia. अब ये क्यों कहा गया है कि ये लोग इमिग्रेंट थे? इमिग्रेंट इसलिए कहा गया है कि कहीं ना कहीं कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जैसे कि एक है एंड्रोनोवो कल्चर जो कि साउदर्न सिबेरिया में है, वो भी इस बात का एविडेंस देता है कि ये लोग एक तरह से इमिग्रेंट थे। This culture flourished in the second millennium BCE. From here, people moved to the north of Hindu Kush and there they entered India. तो कहने का मतलब है कि ये कल्चर जो है सेकेंड जो मिलीनियम बीसी थी वहां से चालू हुआ था और इस समय से धीरे धीरे लोग अलग अलग पार्टों में फैल रहे थे। फ्रॉम यहीं से ये लोग नॉर्थ में हिंदू कुश कहाँ है, यदि आप भारत देखेंगे ये जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है, तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा, इसको हम लोग हिंदू कुश का रीजन कहते हैं और कहा जाता है कि यहीं से ये भारत की तरफ आए थे पहाड़ होते हुए हिमालय रीजन के थ्रू। एविडेंस ऑफ हॉर्सेज, स्पोक व्हील, फायर कल्ट्स, क्रिमेशन विच फॉर्म इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा देखिए, अब ऐसा क्यों कहा जाता है आर लाइफ के बारे में कि और आर्यन इन्वेशन या आर लोगों का ही मेन पूरा इस समय का था, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे कि एविडेंस ऑफ हॉर्सेज, स्पोक व्हील, फायर कट एंड क्रिमेशन ग्राउंड, मतलब जो भी आपकी देखते हैं ना जो मतलब एक तरह से दफन कब्रिस्तान टाइप का होता है, वो इसी बात की गवाही देता है कि आर्यन के समय का ही है। और यही सब पार्ट जो है ये आर्यन लाइफ के ही समय में होती थी, ऐसी चीजें पहले भारत में तो होती नहीं थी। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये जो टाइम पीरियड था ये यहाँ पे आर्यन रहा करते थे। Apart from these, the artifacts and ceramics also suggest movement of people from Central Asian region to Southern Asian region. तो अब ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि सेंट्रल एशियन से लेके ये लोग फिर साउथ एशिया में आए थे। तो अब सेंट्रल एशिया आपका ये हो गया, अब साउथ एशिया हो गया नीचे वाला हिस्सा। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब ये लोग कहीं ना कहीं यूरोप आ रहे हैं तो जो सबसे पहला हिस्सा पड़ेगा वो इनका यहाँ का पड़ेगा, सेंट्रल एशिया। यहीं से फिर ये लोग धीरे धीरे साउथ एशियन में आए। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी और प्लस ये जो हिंदू कुश वाली थ्योरी है, कहाँ गई, ये जो हिंदू को ये दोनों मैच करती हैं। तो इसी वजह से मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि आर्यन जो है इन्वेशन नहीं हुआ था, ये एक तरह से माइग्रेशन के थ्रू या इमिग्रेशन के थ्रू आए थे। द अर्लिएट आर्यन लिव्स इन द लैंड ऑफ सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का क्यों कहा गया है, क्योंकि जो 7 नदियां बेसिकली सिंधु को बनाती हैं उसी के इर्द गिर्द ये लोग रहा करते थे। And probably because of their use of horse chariot and superior military technology, they could establish their political dominance in the region. अब इस रीजन में इन्होंने पॉलिटिकल डोमिनेंस क्यों बताया, ड्यू टू द हॉर्स चैरियट। हॉर्स चैरियट मतलब कि जो घोड़े लगे हुए रथ होते थे और प्लस सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि जो पहले हमारे हड़प्पन कल्चर थे वो तो युद्ध लड़ते नहीं थे, वो एक नॉर्मली उनके पास हथियार रहते थे जो कि जनरली जानवरों का हमला करने के काम आते थे। तो इसी वजह से कहा गया है कि ड्यू टू द एडवांस मिलिट्री टूल जो इनके पास थे जिसकी वजह से ये लोग आसानी से कब्जा बनाए हुए थे। तो मैंने अब कहाँ कहाँ वही सप्त सिंधु, जैसे कि सिंधु हो गई, इंदस हो गई, वितास्ता हो गई, सरस्वती हो गई, तो ये सब जगहों में मतलब कहने का मतलब ये है कि ये है उस समय भारत का मैप। ठीक, तो ये वाला जो बेसिकली पूरा रीजन था जहाँ पे ये लोगों ने अपना स्थापित बनाया। The rare mention of the river Ramana twice, Ganga only once, is pointed to the fact that Rig Vedic Aryan has not inhabited that region as yet. अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये लोग जो है साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहे थे, क्योंकि इनकी जो किताबें जैसे कि ऋग्वेद और ये सब चीज़ें मिलती है हम लोगों को, उसमें ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं है। जैसे यमुना है तो इनका जिक्र केवल 2 बार हुआ है, जैसे गंगा जी हैं, इनका जिक्र केवल 1 बार हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि ये लोग जो है सेंट्रल और साउथ तक नहीं जा पाए थे।
अब वैदिक सिविलाइजेशन जो चालू हुआ, ये तो कंफर्म हो गया कि आर्यन के थ्रू आया था। हड़प्पा उस समय खत्म हो गए थे। तो वैदिक सिविलाइजेशन दो पार्टों में हमारे आया था। दो पार्टों में से पहला पार्ट था अलिग वैदिक और दूसरा पार्ट था लेदिक वैदिक, लेटर वैदिक। इनका अर्ली वैदिक का टाइम था 1500 से लेके 1000 बीसीई तक, और इनका टाइम था 1000 से लेके 500 बीसीई तक। ठीक। अर्ली वैदिक के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन एक्चुअली में था क्या। The word Veda has been derived from the root Ved, which means to know or knowledge। ठीक। तो कहने मतलब ये है कि जो वेदा है ये टर्म कहाँ से निकल के आया, इसका रूट वर्ड क्या था। इसका रूट वर्ड था विद, जिसका मतलब होता है नॉलेज। They hold the status of Shruti and have been transmitted orally for many centuries। अब इनका नाम एक श्रुति पड़ा था, जिसको हम लोग सुनते आए थे। हालांकि इनके बारे में कुछ ऐसा याद तो रहता नहीं था, तो इस वजह से केवल इनका जो मेन नाम पड़ा था वो पड़ा था श्रुति। और हम लोग सुनते आए थे, इनके बारे में कुछ ऐसा याद नहीं था, जिस वजह से हम लोग केवल इनको श्रुति कहते हैं। और हैव बीन ट्रांसमिटेड ओरली फॉर मैनी सेंचुरी, और ये हम लोग पूर्वज के द्वारा सुनते हुए आ रहे थे। Later they were written down and the earliest surviving manuscript belong to the 11th century। तो उस समय केवल हम लोग इसको सुनते आ रहे थे। ठीक। और जब हम लोग थोड़े दिन बाद आए, जैसे कि लगभग 11वीं सेंचुरी में, फिर जो लोग सुनते आ रहे थे उसको इन लोगों ने लिखना चालू कर दिया था। और इसीलिए कहा जाता है कि जो पुराना एविडेंस है वो कुछ नहीं, जो भी एविडेंस है वो 11वीं सेंचुरी का ही है। देयर आर 4 वेदास एंड एवरी वेदा जनरली हैज 4 पार्ट। अब देखिए 4 वेदा हैं, जो हम लोग आज जानते ही हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इन 4 पार्टों के अंदर क्या है, वो है संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका और उपनिषद। ठीक। तो ये 4 चीजें हैं जो हर इन वेदाओं का पार्ट है। अब इन 4 पार्टों में किस वेदा के बारे में क्या बताया गया उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ से चालू होता है आपका वैदिक लिटरेचर। ये मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था, ये पार्ट 1 होने वाला है वीडियो का। ठीक। तो ये है आपका पूरा वैदिक लिटरेचर के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेद ऑफ इंडियन। द ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स बुक। अब ठीक, ऋग्वेदिक में 1028 हिम्स हैं। हिम्स क्या कहा गया, आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई पोएम के स्टैंजा होते हैं। ठीक। तो उसी तरह 1000 हिम्स मतलब 1000 एक तरह से शॉर्ट स्टोरी कह लीजिए, या दोहा टाइप कह लीजिए, उसको एक तरह से हम लोग हिम्स कहते हैं। तो 1028 हिम्स हैं इसमें, जो कि 10 भागों में बटे हुए हैं। दे आर द अर्लीस्ट कंपोजिशन एंड हेंस दे डिपिक्ट लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल इन इंडिया। अब ये सबसे पहला जाहिर सी बात है कंपोजिशन है, तो जाहिर सी बात है उसी समय के लोगों के बारे में बताता है। तो जो ऋग्वेद है वो अर्ली वैदिक पीपल के बारे में हम लोगों को बताया गया है। ऋग्वेद की एक और खासियत है कि उसको यूनेस्को में दर्ज किया गया है। ठीक। यूनेस्को में क्यों दर्ज किया गया है, एज द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन येट फाउंड। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन येट फाउंड क्यों होता है, बिकॉज द वाइड स्केल में जिसका यूज हुआ था और जो यूज होता हुआ आया है, ये कहीं ना कहीं उस दौर, उस समय के बारे में, लोगों के बारे में हम लोगों को बताया है, जिस वजह से इसको वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। अर्लीस्ट मंडल, ये सबसे पहला मंडल है, जो कि 2 और 7 पार्ट में बटा हुआ है। देखिए 10 पार्टों में बता हुआ है ये, लेकिन जो सेकंड से लेके इसका 7th पार्ट है, इसको फैमिली बुक कहा गया है, और यही सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है इसके मंडल के। मतलब जो 10 पार्टों में बता है उसमें से जो 2 से लेके 7 पार्ट हैं इसके, वो इसके सबसे पुराने हैं। लेटर एडिशन जो हुए हैं, जो अभी मोस्ट रिसेंट पार्ट है इसका, वो है 8th किससे रिलेटेड, ये हमारे कन्वा फैमिली से रिलेटेड है। 9th पार्ट किससे रिलेटेड, ये हमारे सोमा हिम्स से रिलेटेड है। और 1 और 10 आर लेटर एडिशन एंड कंटेन द पुरुषिकता विच एक्सप्लेन द 4 1। अब देखिए सेकंड और 7 सबसे पहले, उसके बाद में क्या बचे, 1, 8th, 9th और 10th। तो जो पहला भाग है और जो 10वां भाग है आपका, ये हम लोगों को सबसे मतलब ये लेटर एडिशन, मतलब ये बाद में एड ऑन किए गए थे। और ये हम लोगों को पुरुषिकता हिम के बारे में बताता है। पुरुषिकता हिम बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एसएससी में पूछा गया, यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। इसमें यह बताया गया कि पुरुषिकता हिम जो है ये 4 वर्ण के बारे में बताता है। वर्ण क्या होते हैं, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। ठीक। तो ये और शूद्र, ये सब आपके बताते हैं वर्ण के बारे में।
जो सबसे ज़्यादा बाद में एडिशन हुआ है इसमें वो है 8th। ये किससे रिलेटेड, ये कनवास फैमिली से रिलेटेड है। और प्लस 9 जो कि हमारे सोमा हिम से रिलेटेड है। द प्रीस्ट रिलेटेड टू ऋग वेद आज होत्री और मुत्री। इनका बेसिकली कोई नाम नहीं, लेकिन ये कहा गया है कि जो ये हिम से रिसाइड करता है, मतलब उस समय के जो पंडित जो इस हिम्स को पढ़ते थे, जिसको ऋग्वेदिक का ज्ञान होता था, उसको कहा गया है होत्री। द उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा इज आयुर्वेदा। अब इसका उपवेदा क्या है ऋग्वेदा का, उसको कहा गया आयुर्वेदा। मतलब कहीं भी एग्जाम में आपसे आयुर्वेदा से रिलेटेड कोई चीज पूछी जाए तो ये याद रखिएगा कि वो पार्ट किसका है, ऋग्वेदिक का। ठीक, मतलब कि वो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, वो है आपका आयुर्वेद। ओनली सर्वाइविंग एसेंशियल ऑफ द ऋग्वेद इज शकला शका। अब देखिए 11वीं सेंचुरी में लिखे गए इतने टाइम पीरियड, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मिटती चली गई, लेकिन आज भी जो इसका मेन पार्ट अभी भी जिंदा है, या ये कह सकते हैं उस टाइम पीरियड का ओरिजिनल कॉपी है, वो है हमारी शकाला क्षमता। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। केवल यही एक अभी तक का सर्वाइविंग इसका इंस्क्रिप्शन जो इसकी नॉवल थी वो बची हुई है। अब आते हैं शाम वेदा के बारे में। शाम वेदा बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि उस समय का मेलोडी वेदा था। ठीक, the Sam Veda is the collection of verses mostly taken from the Rig Veda but arranged in a poetic form to facilitate singing। तो अब साम वेदा बेसिकली जो भी इसमें दोहे या जो भी स्टैंजा लिखे हुए हैं वो सब लगभग ऋग्वेदा के हैं। कुछ छोड़ दे जैसे 75 से लेके, हालांकि हर बुक में अलग अलग है, लेकिन बेसिकली यदि 75 से कुछ सेक्शन हटा दें तो उसमें से जितने भी स्टैंजा हैं वो सब ऋग्वेदिक से लिए गए हैं, और इसको एक पोएटिक फॉर्म में बनाया गया है ताकि ये सिंगिंग के लिए एक तरह से फैसिलिटेट हो। मतलब साम वेदा बेसिकली क्या है आपका, मेलोडी से रिलेटेड है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1810 मेलोडीज एंड ऑल्सो कंटेन द फेमस ध्रुपद राग। ठीक, तो इसमें टोटल मेलोडीज कितनी है, यह है आपकी 1810, जिसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट राग भी है जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुपद राग, और ये किसने गाया था, तानसेन ने। तानसेन ने कहाँ गाया था, अकबर के कोर्ट में। द उपवेद ऑफ साम वेदा इज द गंधर्व वेदा। तो ऋग वेदा का उपवेद मैंने आपको बताया था आयुर्वेद, साम वेदा का जो उपवेद है वो आपका है गंधर्व वेद। रिसेंशन साकाज ऑफ द साम वेदा आर द कौतुमा, जैमनिया एंड रनैया। तो ये बेसिकली एक तरह से नाम है शाम वेदा के रिसेंशन के बारे में। इसको जरूरी नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, यूपीपीसीएस में पूछ लिया जाता है। कौतुमा, जैमिनिया और रनैया ये किसके हैं, रिसेंशन है सामवेद के। यजुर्वेद क्या, आप इसको समझते हैं। द यजुर्वेद डील विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। अब देखिए जो पहले का वैदिक सेरेमनी था उसको बेसिकली हम लोग इस वजह से जानते थे, वहां पे जो यज्ञ होते थे, ठीक, पावर हासिल करने के लिए ये सारी चीजें जो होती थी, ठीक, इसकी वजह से हम लोग इसको जानते हैं। तो जो यजुर्वेद है ये इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये बताता है कि कोई भी सेक्रीफाइस, मतलब कोई भी यज्ञ करने से पहले जो सेक्रीफाइस है उसका एक तरह से प्रॉपर फ्लो क्या है। द टेक्स्ट आर फर्दर, यजुर्वेद को दो पार्टों में डिवाइड किया, मतलब आगे भी इसको डिवाइड किया गया है। शुक्ला यजुर्वेद जिसको हम लोग व्हाइट यजुर्वेद बोलते हैं, और वज शनैया बोलते हैं। इसमें केवल मंत्र हैं, और इसको मध्यदिना और कन्वर्सेशन इसमें इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्ल वेद होता है, एक होता है कृष्ण वेद। इसको हम लोग दूसरे पार्ट में जो एक रेगुलर भाषा उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को हम लोग व्हाइट कहते हैं और कृष्ण पक्ष को हम लोग काला वेद भी कहते हैं, या फिर काला यजुर्वेद कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें केवल मंत्र हैं। मंत्र किससे रिलेटेड है, सेक्रीफाइसेस से रिलेटेड। मतलब कि जैसे ओम भूर्भुवः हम लोग सुनते हैं, तो ये किसका पार्ट है, ये हमारा यजुर्वेद का पार्ट है। कृष्ण वेद जिसको हम लोग काला वेद बोलते हैं, इसमें क्या है, इसमें मंत्र एंड क्लोज एक्सप्लेनेशन, मतलब कि जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, ओम भूर्भुवः स्व बोलते हैं, तो शुक्ल पक्ष में केवल ये है ओम भूर्भुवः स्व। लेकिन कृष्ण पक्ष में ये बताया गया कि ओम भूर्भुवः स्व का क्या मतलब, ये मंत्र है, और फिर इस मतलब का मीनिंग क्या है, मतलब इस मंत्र का मीनिंग क्या है, ये पूरा बताया गया है कृष्ण यजुर्वेद में। It contains the Katka, Maitrayani, Taittiriya and Kapistha recension. The उपवेदा of यजुर्वेद is धनुर्वेद। ठीक, तो शाम वेदा का उपवेद क्या था, आपका था गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, यह है आपका धनुर्वेद। इसमें क्या था, कथुमा जैमिनिया, और इसमें क्या था, कथका, मैत्रिया, तैत्रिय एंड कपिस्थल रिसेंशन। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सामवेद में क्या इंक्लूडेड है या यजुर्वेद में क्या इंक्लूडेड है।
तो आपको कहीं से भी पढ़ने या उस समय आप लोग ना भूलें, इसलिए मैंने आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। अब आते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट अथर्ववेद में। द अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल एंड चार्म्स टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट एंड डिसीजेस। अब अथर्ववेद का क्या मतलब था? अथर्ववेद का आप ये कह सकते हैं कि इज अ कलेक्शन ऑफ मैजिक, मतलब इसमें हम लोग एक तरह से जादुई टोटका के बारे में चीजें लिखी गई हुई हैं। बुरी स्पिरिट मतलब जो बुरी आत्मा उनको भगाने के लिए, या ये भी कह सकते हैं कि उनको अपने पास बुलाने के लिए, डिजीज को खत्म करने के लिए, ये भी कह सकते हैं कि डिजीज को बढ़ाने के लिए। इट इज द लास्ट वेद एंड इज कंसीडर्ड एज अ नॉन आर्यन वर्क। देखिए, चार वेदा में से जो पहले तीन वेदा हैं उसको तो आर्यन वर्क कहा जाता है, लेकिन अथर्ववेद इन चारों में से इसलिए अलग है क्योंकि ये एक नॉन आर्यन वर्क है, मतलब कि आर्यन के बाद लिखा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 20 कांड। अब ये 20 कांड में है जिसमें 711 हिम्स हैं। इट कंटेन द गोपथ ब्राह्मण। अब इसमें कौन सा ब्राह्मण आता है? इसमें आता है गोपथ ब्राह्मण। जैसे कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हर वेद का एक ना एक ब्राह्मण है, तो अथर्ववेद का क्या है? इसमें कंटेन है गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या होता है वो आगे हम लोग समझेंगे अभी। केवल अब ये जो मैंने अभी आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उसको बस आप लोग समझिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। द शौनका एंड पैपला आर द रिसेंशन ऑफ द अथर्ववेद। अब जो शौनकना है और प्लस पैपला है ये रिसेंशन है अथर्ववेद के। द उपवेदा ऑफ द अथर्ववेद इज द शिल्पवेद। अब अथर्ववेद का उपवेदा क्या है? यह है आपका शिल्पावेद। अब देखिए, ये था शिल्पवेद, मैंने अभी आपको बता दिया, चार वेदों के बारे में जानकारी दे दी। अब इन वेदों में एक्चुअली है क्या उसको समझते हैं। एक्चुअली से मतलब है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक। उस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक होते हैं जिसके बारे में अंदर लिखा होता है। तो उसी तरह हर वेदा के चार टॉपिक हैं, उन चार टॉपिकों में वेदा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इन चार टॉपिक क्या हैं? सबसे पहले आपका संहिता, फिर है ब्राह्मण, फिर है अनर्क्य और चौथा है उपनिषद, ठीक। तो ये चार जो है ये है पूरे वेदास के पार्ट, जिसमें संहिता का मतलब होता है बेसिकली मीनिंग। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जो अभी मैंने आपको बताया ना कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद क्या होता है, इसका जो बेसिकली मीनिंग है इसी को ही संहिता कहते हैं हम लोग। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि इन तीनों में ऋग्वेदिक में क्या, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद या सामवेद में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले ब्राह्मण के बारे में समझते हैं। द ब्राह्मण डिस्क्राइब द रूल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइजर सेरेमनीज। अब ब्राह्मण ने क्या किया है, इसमें रूल बताया गया है सेक्रीफाइस सेरेमनीज के बारे में, कि मतलब कैसे आप जो है सेरेमनी जो भी होती थी उसमें उससे पहले आप लोगों को क्या क्या करना पड़े, मतलब कितने दिन व्रत रहना पड़ेगा, या कौन कौन सी मतलब पूजा पाठ नहीं करने, क्या क्या चीजें नहीं करनी, क्या खाना पीना नहीं है, ये सब ब्राह्मणाज में बताया गया है। ईच वेदा हैज सेवरल ब्राह्मण रिटन ऑन इट। अब हर जाहिर सी बात है हर वेदा में जब ब्राह्मण है तो हर वेदा का जो अलग अलग ब्राह्मण है उसके बारे में बताया गया है, कि हर वेदा के बारे में जो ब्राह्मण है वो ये बताता है कि आपको क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राह्मण इज द सतपथा ब्राह्मण। सतपथा ब्राह्मण है जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मणों की लिस्ट में आता है। ये क्या बताता है? ये हमारे यजुर्वेद से अटैच है एंड इज द मोस्ट एग्जॉस्टिव। इट रिकमेंडेड 100 सेक्रेट पाथ। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब ब्राह्मण हम लोग पढ़ रहे थे कि ये बताता है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, मतलब क्या करना है। सपोज हम लोग कोई हवन करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम लोगों को क्या क्या करना है, मतलब कितने दिन पहले नहाना है, क्या चीज़ खानी नहीं है, या क्या पहनना है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो उसी तरह यजुर्वेद का सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है जिसका नाम दिया गया सतपथा ब्राह्मण। इसमें 100 सेक्रेट पाथ बताए गए हैं। अब हमारा आता है अरण्यका के बारे में। दे आर कॉल्ड द फॉरेस्ट बुक एंड दे वर रिटन मेनली बाय द हर्मिट किंगडम। अब ये अरण्यका को हम लोग फॉरेस्ट किंगडम बुक कहते हैं क्योंकि इसमें जंगल के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, या इस तरह से बातें कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये जो बुक है ये हर्मिट किंगडम के द्वारा लिखी गई थी, जो कि बेसिकली जंगलों में ही पाए जाते हैं। इसमें भी सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया है। They emphasize meditation and are considered to be concluding portion of the Brahman and interpret ritual in the philosophical way। तो देखिए, ब्राह्मण आपको बताता है कि हम लोगों को क्या पहले करना है, अरण्यका भी यही बताता है, लेकिन ये जनरली ब्राह्मणों के लिए होता है। ब्राह्मणों के लिए क्यों होता है कि ब्राह्मण ये ब्राह्मण से रिलेटेड नहीं है, ये एक्चुअली अलग जो पंडित हम लोग कह सकते हैं, ठीक।
तो इसको हम लोग ब्राह्मण रहने देते हैं, इससे पंडित समझते हैं। ये बेसिकली पंडितों के लिए है अरण्यका। इस वजह से क्योंकि इनको बताया गया है कि जो रिचुअल्स आप करते हैं या जिस प्रोफेशन में हैं आप, तो उस प्रोफेशन की क्या नियम है, क्या सैक्रिफाइसेस आपको करने, वो सब हम लोगों को अरण्यका के बारे में बताया गया है। बेसिकली पावर कंटेनिंग बुक है, ठीक? जो युद्ध इससे मतलब जैसे युद्ध हुआ या जानवरों को या कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन, इस सारे चीज़ों में अरण्यका के बारे में बताया गया है। उपनिषद क्या है इसको समझते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद इज टू सिट नियर समवन। उपनिषद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी के पास बैठना। देयर आर 108 उपनिषद ऑफ विच 13 आर मोस्ट प्रोमिनेंट। अब 108 उपनिषद है जिसमें से 13 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द उपनिषद ड्वेल ऑन द आत्मा एंड ब्राह्मण। अब ये उपनिषद का क्या मतलब है? ये बेसिकली फोकस करता है आत्मा और ब्राह्मण में, एंड फोकस अ लॉट इन द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, यूनिवर्स, सेल्फ, बॉडी, सेक्रेट। तो बेसिकली उपनिषद क्या है? ये भी एक तरह से उस समय का वेदा है जो कि आत्मा और ब्राह्मण के बारे में बताता है कि आत्मा ब्राह्मण और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसका मिलन, या जो आगे चल के क्या होता है, या जो लाइफ में चल रही है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना 5 तत्व से हम लोगों का शरीर बना है, तो वो सारी चीज़ें उपनिषद में ही लिखी हैं। They emphasize that the knowledge of the self or Atma should be acquired and that the relation of Atma with the Brahman should be properly understood. तो वही कि नॉलेज आत्मा के बारे में बताया गया है, इनका जो है ब्राह्मण से क्या रिलेशन है वो सब। तो बेसिकली स्पेशली फोकस्ड हैं ये लोग ब्राह्मण के लिए, ठीक। और इसका क्या बताया गया इसमें, ब्राह्मण का आत्मा से मिलन कैसे होना चाहिए, क्या हम लोगों को टैक्टिस इसमें फॉलो करनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है, उन सब बारों में इसमें बताया गया है। द मंडूक्य उपनिषद जो है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपनिषद में से उसी का पार्ट है सत्यमेव जयते, जो कि सबसे लार्जेस्ट ऑफ द उपनिषद है। ये बात याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। द चंदोक्य उपनिषद क्लियरली रिफर्स टू द फर्स्ट 3 आश्रम एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ मैरिज। अभी मैंने आपको बताया मंडूका उपनिषद के बारे में, उसी तरह दूसरा है इनका चंदोक्य उपनिषद। ये क्या बताता है? ये 3 आश्रम के बारे में बताता है। आश्रम से रिलेटेड मतलब है कि मैरिज, पहली मैरिज अनुलोम, दूसरी मैरिज है प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम में क्या फर्क है? जब एक आदमी अपने बराबर या अपने नीचे वाली लड़की से शादी करता है तो वो अनुलोम हो जाता है। वहीं वाइस वर्सा जब लड़की ये चीज करती है तो वो प्रतिलोम मैरिज होती है, ठीक। तो जब आपसे एग्जाम में पूछा गया कि दो मैरिज के बारे में किसमें बताया गया है, तो वो आ गया आपका चंदोगिया उपनिषद के अंदर। अब आते हैं स्मृति लिटरेचर। स्मृति और श्रुति में क्या फ़र्क है? श्रुति जो हम लोग सुनते हैं, स्मृति जो बेसिकली हम लोगों के पास कहीं न कहीं एक तरह से रिटन फॉर्म, या हम लोगों को हर लोगों को याद है। तो स्मृति का क्या पार्ट है उसको समझते हैं। वेदांगास, पुराणास, धर्मशास्त्र, एपिक्स, उपवेद और सद्दर्शना। तो उपवेद और सद्दर्शना ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा स्मृति लिटरेचर के लोग पार्ट हैं। थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। जो मेन इसकी पार्ट है वो है वेदांगास, पुराणास, धर्मशास्त्र और एपिक। तो इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। वेदांगास क्या है इसको समझते हैं। द वर्ड वेदांगास मीन द लिम्स ऑफ द वेदास, मतलब कि वेदास के लिम्स को ही वेदांगास कहा गया है। दे आर द सप्लीमेंट्री टेक्स्ट दैट एड इन द प्रॉपर रिसाइटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द वेदास। तो जैसे ये होता क्या है, हाँ, जैसे हम लोग पेपर की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी में सारी चीज़ अच्छे से नहीं समझ में आती, तो हम लोग इसके रिलेटेड पढ़ते हैं रिफ्रेशर, जिसमें से हर चीज़ अच्छे से दी रखी होती है। तो उसी तरह हम लोग कह सकते हैं जो वेदांगास थे वो वेदास के रिफ्रेशर थे। दे डू नॉट क्वालिफाइड एज श्रुति एज दे कंसीडर टू बी ह्यूमन ओरिजिन। अब इनको श्रुति नहीं कहा गया है क्योंकि कहा गया कि ह्यूमन द्वारा लिखी गई है। इस वजह से इसको श्रुति का दर्जा हम लोग नहीं दे सकते, जो कि एक तरह से हम लोग कहते हैं भगवान का ग्रंथ। Sutra are very short condensed statements that are used to express varied ideas। अब वेदांगास को हम लोग किन के फॉर्म में पढ़ते हैं? पढ़ते हैं हम लोग सूत्र के बारे में, क्योंकि वेदांगास बुक है और बुक किस उसमें लिखी गई है, ये एक सूत्र के फॉर्म में लिखी गई है जो एक शॉर्ट कंडेंस स्टेटमेंट है। 6 सूत्र होते हैं, उसको क्या होते हैं वो समझिएगा। शिक्षा मतलब फोनेटिक्स, ज्योतिषा मतलब एस्ट्रोनॉमी, निरुक्ता मतलब एटोमोलॉजी, कल्प मतलब रिचुअलिस्टिक साइंस, व्याकरण ग्रामर और चंद्रा मैट्रिक्स, ठीक। अब इन हर बुकों में अलग अलग चीज़ें, जैसे शिक्षा के बारे में लिखी है,
एस्ट्रोनॉमी ज़ाहिर-सी बात है हम लोगों को पता है, एटोमोलॉजी मतलब इंसानी रूप के बारे में, कल्पा मतलब रिचुअलिस्टिक साइंस के बारे में, व्याकरण जो कि हम लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं और चंदा मैट्रिक्स मतलब नाप-तोल। ठीक? तो कई बार एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है जैसे फ़ोनेटिक्स किससे रिलेटेड है, एटिमोलॉजी किससे रिलेटेड है या मैट्रिक्स किससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। द कल्प सूत्र इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू। अब देखिए कल्प जो सूत्र है मतलब सूत्र में पूरा वेदांगास बताए, उसी में से जो कल्प सूत्र है जो कि इसका पार्ट है वो 3 पार्टों में बताएँ। पहला है श्रोता सूत्र, दूसरा है ग्रह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र। श्रोता सूत्र क्या है इसको समझते हैं। कंसर्न विद वैदिक सैक्रिफाइसेस दैट रिक्वायर 3 और मोर फायर। अब ये वैदिक सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड है। देखिए जो भी बुक आई है चाहे वो वेदांगास हो या वेदास हो, ये कहीं न कहीं सब हम लोगों को सैक्रिफाइसेस के बारे में बताती हैं। कि सैक्रिफाइसेस करके कैसे हम भगवान से मिल सकते हैं, कैसे पावर अर्जित कर सकते हैं, कैसे बीमारियों को भगा सकते हैं, कैसी बुरी आत्माओं को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो उसी तरह जो सौरता सूत्र है, ये वैदिक सैक्रिफाइसेस जिसमें 3 और मोर फायर उससे बताता है। जो ग्रह सूत्र है, ये हम लोगों को केवल 1 फायर की जानकारी देता है। इट इंक्लूड रिचुअलिस्ट पर्टेनिंग टू क्रूशियल सच एज़ उपनयन, ठीक? तो ये सारी चीज़ें बताता है। विवाह के बारे में, अंत्योष्टि कैसे होती है मतलब फ्यूनरल प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें ग्रह सूत्र में लिखी है कि मतलब जो एक यदि हम ग्रह उसमें होते हैं तो हम लोगों को क्या करना है उससे रिलेटेड। धर्मसूत्र मतलब कि धर्म से रिलेटेड। जैसे हम लोग जानते हैं धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है युधिष्ठिर, ठीक? तो इनको धर्मराज कहा गया है, ठीक? तो ये बेसिकली युधिष्ठिर का जो धर्मराज है वो पूरा धर्मसूत्र ही से ही रिलेटेड है, ठीक? तो ये था पूरा आपके वेदांगास के बारे में। पुराणास क्या है इसको समझते हैं। द वर्ड पुराना लिटरली मीन्स ओल्ड। अब पुराना मतलब जाहिर सी बात है ओल्ड होता है, लेकिन ओल्ड क्यों होता है? बिकॉज दे वर द रिलीजियस सेक्रेटेरियन लिटरेचर ऑफ लेटर टाइम्स अराउंड 4th एंड 6th सेंचुरी। देखिए ऋग्वेदिक का जो रिटर्न फॉर्म है वो 11 सेंचुरी में आया है, लेकिन पुराना उससे भी पहले लिखे गए, मतलब कि 4th और 6th सेंचुरी में। तो इस वजह से उसको पुराना नाम दिया गया है। But have a well-defined perception of the past tradition. They reflect the Brahminical social religious values and also shed light on the emergence and development of Hindu religious practice. अब देखिए पुराना वो सारी चीज़ें बताता है कि इम्पोर्टेंट ब्राह्मण, इम्पोर्टेंट जो एक रिचुअलिस्टिक पैटर्न होता था, सारी जो सोसाइटी की उस समय चीज़ें होती थी, कैसे मंत्र, कौन-कौन महान देवता थे उस समय, उन सारे बारों में जो हम लोगों को जानकारी देता है वो है पुराना। जैसे कि आपने नाम भी ऐसे सुना होगा जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, तो ये सारी जो है विष्णु से रिलेटेड, शिव जी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें बताते हैं हम लोगों को पुराना में जानकारी मिलती है। द पुराना जनरली डिस्कस 5 टॉपिक्स इन द टाइम स्पैन ऑफ 4 एजेस। अब देखिए ये जो पुराना जो है ये 4 युग में बटे हुए हैं। इन 4 युग के अलग-अलग पुरानाज है। तो 4 युग कौन से थे? वो तुम्हारे सत्र, त्रेता, द्वापर और काली युग। इन 4 पार्टों में 4 युग में बटे हुए हैं। इन 4 युगों में जो इनके 5 टॉपिक है वो क्या-क्या थे उसको समझिएगा। सर्ग, मनवंतर, प्रतिसर्ग, वंशा और वंशानुचरित्र। तो कहने का मतलब है कि 4 युग हो गए, ठीक? सत्य, द्वापर, सत्य, त्रेता और द्वापर और काली युग, इन चारों में अलग-अलग बुकें लिखी गई हैं, मतलब अलग-अलग पार्ट है पुराणास के। उन पुराणों में सबसे पहला है सर्गा, दूसरा है प्रतिसर्गा, तीसरा है मनवंतरा, चौथा है वंशा और पांचवा है वनमांसुनु चरित्र, ठीक? ट्रेडिशनली द पुराणास आर कंसीडर्ड टू बी कंपोज्ड बाय व्यास। अब कहा जाता है जो जितने भी पुराणास लिखे गए हैं, वो सब पंडित व्यास द्वारा लिखे गए हैं। It is commonly accepted and that the 4 yogas make up महायोग। कहा गया है कि जो 4 युग हैं, जैसे कि सत्य, त्रेता, ये चारों मिलके एक महायुग बनाएंगे। जो दैट 100 महायुग, द 1000 महायुग मेक अ कल्प। और जो 1000 महायुग जब मिलेंगे तब एक कल्प बनेगा। और एवरी कल्प जो है वो हर 14 मनवंतराज में डिवाइडेड है, विच आर प्रेसिडेड ओवर बाय स्पेसिफिक मनु। देखिए समझिएगा, जब 4 युग मिलेंगे, ठीक? तो एक महायुग बनाएगा। जब 1000 महायुग मिलेंगे, तब एक कल्प बनेगा। और इस कल्प के बारे में 14 मनवंतराज में डिवाइडेड हो रखा है। इन 14 मनवंतरों को जो बोलते हैं या ये कह सकते हैं जिनको जानकारी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनु, ठीक?
देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी बुक में, किसी भी कोचिंग क्लास में कहीं भी नहीं मिलेगी। ये केवल मेरी वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। Each युग is periodically destroyed and again the recreation of the world occur with the cyclical decline and revival of धर्म। हर 4 युग कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो खत्म हो जाता है और फिर एक नए युग का जन्म होता है। तो जिस तरह से कहा गया है सत्य, त्रेता, द्वापर, काली, तो काली युग जो इस समय प्रेजेंट में चल रहा है, ये युग भी खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद। द पुरानास आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 18 महापुराणास। अब जो पुराणास थे ये अलग 18 महापुराणा में डिवाइडेड है। ग्रेट पुराना सच ब्रह्म विष्णु। अब देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि पुराना जो है अलग अलग पार्टों में डिवाइडेड है। अब उन पार्टों में क्या है, ये 18 महापुराण। अब 18 महापुराण में क्या है, जैसे कि शिव महापुराण हो गया, विष्णु महापुराण हो गया, मत्स्य। मत्स्य भी विष्णु ही का एक अवतार थे। तो इन सब बारों में जो भी हम लोगों को चीजें मिलती है कि विष्णु जी ने कौन कौन से अवतार लिए या शिव जी ने कौन कौन से अवतार लिए, सारी जानकारी हम लोगों को पुराणास में ही मिलती है। Some Puranas such as Brahma, Matsya, Harivansh, Vishnu, Brahmananda, Vayu provide useful information on the historical dynasty. कुछ पुराना है जैसे कि ब्राह्म हो गया, मत्स्य हो गया, हरिवंश हो गया, ये सब हम लोगों को हिस्टोरिकल डायनेस्टीज के बारे में भी बताते हैं, जो कि हरण्यक्या, शिशुनंगा, नंदा, मौर्य, इन सब से रिलेटेड है। ठीक, तो ये था पूरा पुरानास के बारे में। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। और इन पुराना में हिस्टोरिकल ज्योग्राफी से भी रिलेटेड माउंटेन, रिवर, इन सब बारों में भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। धर्मशास्त्र क्या है, इसको समझते हैं। दे आर द संस्कृत टेक्स्ट डीलिंग विद स्पेसिफिकली विद धर्म। अब ये धर्म से रिलेटेड, मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, एज पर द मॉरल लॉ। धर्म ऑल्सो रिफर्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ पुरुषार्थ लाइफ गोल। अब देखिए, धर्म हम लोगों को ये बताता है कि हम लोगों को कैसे अपने जीवन व्यापन करना चाहिए और ऐसे व्यापन करना चाहिए जो कि मॉरली करेक्ट हो। द धर्मशास्त्र फर्दर सब डिवाइडेड इनटू धर्मसूत्र एंड स्मृति। अब ये धर्मशास्त्र भी दो पार्टों में डिवाइडेड है, एक धर्मसूत्र, दूसरा स्मृति। दे रिकॉग्नाइज थ्री सोर्सेज ऑफ धर्म, नेमली द वेदास। अब इनका जो है ये सोर्सेज क्या थे, मतलब किसने लिखे, या क्या कोई पंडित जी थे जैसे कि वेद व्यास ने महाभारत और ये सारी चीजें लिखी गई, या क्या ऐसा क्या था। तो इनका जो मेन सोर्स था लिखने का वो था वेदास, स्मृति और शिष्टाचार्य। ये तीन सोर्सेज है जिन्होंने धर्म को बेसिकली एक तरह से बनाया है। अ पर्सन धर्म वॉज डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर। अब किसी पर्सन का धर्म अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि वो किस आश्रम से आता है, मतलब ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, इन सब चीज़ों से। जेंडर उसका क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, या वर्ण की वो क्षत्रिय है, शूद्र है, ब्राह्मण है, क्या है। आउट ऑफ द फोर वर्ण, थ्री वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर कंसिडर द्विजा। अब जो चार वर्ण जिनकी ये जानकारी देता है, उसमें जो तीन वर्ण है उनको उनको इसने कहा गया है द्विजा। द्विजा मतलब क्या होता है, ट्वाइस बॉर्न, मतलब एज दे हैड द राइट टू द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी कंसीडर अकेन टू द सेकेंड बर्थ। कहा गया है कि इन्हीं को हक है कि ये लोग दूसरा जन्म ले पाए। बाकी जो शूद्र कहा गया उन पे सारी ही समस्या इन लोगों ने डाल दी है, मतलब सिविल लाइबिलिटीज की, आप ये ना करिए, वो ना करिए, ये ना करिए। तो ये सारा किसके आता है, ये आता है शूद्र के ऊपर। द फोर आश्रम डिवाइडेड द लाइफ ऑफ द्विज मेर वर्ल्ड। अब चार आश्रम जो थे, मैंने आपको ये धर्मशास्त्र ने इन आश्रम को चार पार्टों में डिवाइड किया गया है। वो चार क्या है, ब्रह्मचार, मतलब कि आप कभी भी शादी ना करें। वनप्रस्थ, मतलब कि आप जंगलों में रहने चले जाएं। गृहस्थ, मतलब कि आप घर में बीवी बच्चों के साथ रहे। संन्यास, मतलब आप इन सबसे दूर चले जाएं, ना आप अपनी फैमिली से मतलब रखें, ना किसी भी चीज़ से मतलब रखें, केवल अपने और भगवान के बीच में संपर्क बनाएं। It should be noted that the different ashram stages were not followed radically by all and it was not even applicable to women or शुद्ध। अब ये चार जो आश्रम बताए गए, ये चार फॉलो कौन करेगा, इसके बारे में भी बताया गया है। और ये कहा गया है कि सब लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, और जो वुमेन है वो इन सब चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, और ना ही शूद्र के लिए ये पूरी चीजें हैं। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो धर्मशास्त्र वो किससे रिलेटेड नहीं है या किसको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो वुमेन और शूद्र को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट महाभारत और रामायण। ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे एपिक के अंदर। ठीक, महाभारत और रामायण। तो सबसे पहले महाभारत को समझते हैं।
रफली कंपोज्ड बिटवीन 400 बीसीई से लेके 400 सेंचुरी तक इसको लिखा गया है। महाभारत को लिखा किसने है? ये वेद व्यास ने ज़्यादातर लिखी गई है। 18 परवास में पूरी बटी हुई है, जिसमें से 1 लाख वर्सेस है, मतलब कि 18 पार्ट हैं। उसमें लगभग आप ये कह सकते हैं कि 1 लाख दोहे हैं। 1 लाख दोहे कह सकते हैं या वर्सेस इसको कह सकते हैं। इसको रामायण से ज़्यादा लंबा कहा गया है और ये कहा गया है कि महाभारत में जो एक युद्ध लड़ा गया था उसका टाइम पीरियड था द्वापर युग। मैंने आपको बताया था कि 4 पार्टों में बताया, सत्य, द्वापर, त्रेता। तो उसी तरह जो महाभारत है वो हमारे द्वापर युग में लड़ा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो इवेंट्स और सोशल कैरेक्टर महाभारत थे ये उससे भी पहले के, मतलब रामायण से भी पहले के समय के थे। हालाँकि जो एक्चुअली जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो रामायण है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है और जो महाभारत है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बुक्स में से एक है पूरे वर्ल्ड में। रामायण क्या था उसको समझते हैं। 400 से लेकर 300 सेंचुरी तक ये लिखी गई थी। रामायण इज कंसीडर्ड एज द आदि काव्य। अब रामायण को आदि काव्य कहा गया है। ये वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। फर्स्ट कॉन्शियस पोएट्री है ये। पोएट्री मतलब एक तरह से श्लोकों में, और जिसको एक तरह से जब हम लोग पढ़े तो वो संगीत की एक धुन बने, इस वजह से उसको पोएट्री कहा गया और ये वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। 7 कांड है इसमें, जिसमें से 24,000 वर्सेज हैं। जैसे कि महाभारत में मैंने आपको बताया कि इसमें 18 किताबें लिखी गई जिसमें 1 लाख वर्सेज हैं। उसी तरह रामायण में 7 कांड लिखे गए हैं जो कि जिसमें 24,000 वर्सेज हैं। ये महाभारत से काफ़ी छोटा है डिस्पाइट लेटर एडिशन। देखिए 7 कांड हैं, लेकिन कुछ कांड जो है बाद में लिखे गए थे तुलसी द्वारा, जिसमें से एक कांड था बाल कांड। यदि इस कांड को हम लोग मिला भी लें तो भी रामायण जो है वो महाभारत से छोटा ही ग्रंथ कहा जाएगा। इस वजह से इसको कहा गया है कि जो ओल्डेस्ट ग्रंथ है वो है रामायण और जो लॉन्गेस्ट ग्रंथ है वो है हमारा महाभारत। तो ये था पूरा लिटरेचर के बारे में कि कैसे, मतलब उस समय जो वैदिक एज थी उसकी लिटरेचर क्या थी, उस बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इससे ज़्यादा आपको किसी भी बुक से या कहीं से भी कोई जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम में से ज़्यादा कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग पीडीएफ के द्वारा अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। प्लस हम लोग इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आपको शेयर कर देंगे लिंक के द्वारा, तो आप वो भी फ्री में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब इसके पार्ट 2 में हम लोग बताएंगे कि उस समय की जो लाइफ थी, इकोनॉमी थी, सोशल लाइफ था, वो कैसा था और क्या कॉइन चलते थे या क्या बार्टर सिस्टम चलता था, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।